नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ललन ड्रॉप मैथमेटिक्स में। मैं हूं आपका अपना यशपाल सर। आज मैं आपको कक्षा 10 की एक्सरसाइज 1.1 के जो प्रश्न हैं उनको आपके सामने हल करूँगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इनको जो ये संख्याएं दी हुई है इनको अभाज्य गुणनखंड इनके करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि आपको पता होगी कि इनके जो अभाज्य संख्या है, जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, उनसे इनको विभाजित करना है। जब हम 140 में सबसे पहले आप देख रहे हैं 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे तो इसमें जाएगा 70 बार। वापस से 2 का जा रहा है, जब तक 2 का भाग जा रहा है तो उसमें देते रहना है। तो आप 2 का भाग दोगे तो जाएगा 35 बार। फिर इसमें जा रहा है 5 का भाग, 5 का भाग जाएगा 7 बार और फिर 7 का दूसरे जाएगा 1 बार। तो अब 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो इस प्रकार लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। उसी प्रकार जो 7429 के अभाज्य गुणनखंड लिख रहे हैं तो इसको भी आप अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर सकते हो। 7429 लिखा। अब सर्वप्रथम सोचनी है कि पहले ही कौन सी संख्या होगी जो इसको विभाजित करेगी। तो आप 2, 3, 5, 7 जो भी अभाज्य संख्या है उनके भाज्यता के नियम के तहत आपको पता चलेगा कि इसमें सर्वप्रथम भाग जाएगा 17 का। 17 का जब आप भाग दोगे तो उसमें जाएगा 437 बार। फिर आपने वापस से देखा कि अब कौन सी संख्या विभाजित कर रही है, 17 कर रही है या और, तो उसमें आप देखोगे इसमें 19 का भाग जाएगा। 19 का भाग जाएगा 23 बार और फिर 23 का दे दिया तो 1 बार। तो जो 7429 है इसके गुणनखंड हो गए 17 इंटू 19 इंटू 23। ये था पहला प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ होता है। तो ये एक प्रकार का आप सूत्र मान सकते हैं। ये कोई भी संख्या है जिनका हम एलसीएम और एचसीएफ याद करते हैं तो उनका जो नियम होता है वो होता है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल करें तो वो उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आता है। तो हमें ये ज्ञात करना है तो पहले हम 26 और 91 का ज्ञात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम 26 के गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड विधि से जब हमने इसके 26 के गुणनखंड किए तो आया 2 का भाग दिया जाएगा 13 बार। 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 का भाग देंगे तो जाएगा 1 बार। तो जो 26 के गुणनखंड हो गए वो हो गए 2 इंटू 13। इसी प्रकार हम 91 के भी गुणनखंड करेंगे। 91 का सर्वप्रथम भाग जाएगा 7 का, वो जाएगा 13 बार। वापस से 13 का दिया तो 1 बार। तो जो 91 के गुणनखंड थे वो हो गए 7 इंटू 13। अब साथियों आपको एचसीएफ जब भी निकालना हो तो जो भी संख्याओं के गुणनखंड आई उसमें सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा वही उसका एचसीएफ होगा। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो है 13, एक ही है और ये सबसे हाईएस्ट है तो इसका एचसीएफ हो गया 13। और जो एलसीएम निकालने का तरीका है वो है कि जो भी फैक्टर है उन सब में आपको जो भी उसके फैक्टर है उनमें सबको एक एक बार उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसको गुणा करना है। जैसे यहाँ 2 की हाईएस्ट पावर एक बार 2 आया है तो 2 इंटू ऊपर वाले में भी 13 एक बार है, नीचे वाले में भी 13 एक बार है तो उसकी जो हाईएस्ट पावर है 13 की वो 13 ही है, एक ही है, 13 की पावर 1। और उसके बाद 7 भी एक बार आया है तो 7। जब हमने इन तीनों का गुणा किया तो हमें मिला 182। अब जैसा कि दिया गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होना चाहिए, तो दोनों संख्याएं थी अपनी 26 गुणा 91 और इनका जो एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होने चाहिए। तो एचसीएफ था 13 गुणा 182। अगर ये दोनों बराबर है तो ये सत्यापित हो गया। तो जब हमने इसका गुणा किया तो हमें जो संख्याएं मिली दोनों तरफ वो मिली 2366। आप अपनी कॉपी की रफ कॉपी के अंदर गुणा करके देख सकते हैं। जैसे ही आपने इन दोनों को गुणा किया तो दोनों तरफ 2366 इक्वल्स टू 2366 आएगा। तो इस प्रकार ये सत्यापित हो गया। उसी प्रकार 510 और 32 का भी आप गुणनखंड विधि के द्वारा
कर सकते हैं। उनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और फिर जो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है उसको उपयोग करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी वही है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम आप एक बार में ही साथ साथ ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अलग अलग करें, क्योंकि एचसीएफ के लिए अलग अलग उनके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम 12 का करेंगे, उसके बाद 15 का, और उसके बाद 21 का। 12 का किया तो 2 6 2 3 3 और 1। उसी प्रकार 15 का करेंगे तो 3 5 5 और 1। उसी प्रकार 21 का करेंगे तो 3 7 और 7 का किया तो 1 बार। तो जब हम इनके लिखेंगे तो 12 के तो गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। उसी प्रकार 15 के हो गए 3 गुणा 5, और उसी प्रकार 21 के जो है 21 के गुणनफल है वो हो गए अपने 3 गुणा 7। तो देखिए इसमें एचसीएफ निकालना बहुत आसान है। एचसीएफ को जो भी कॉमन फैक्टर है उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो अपना 3 है वो एक ही कॉमन है, और यही हाईएस्ट होगा फिर, तो इसका एचसीएफ तो आ जाएगा 3। एलसीएम के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो भी फैक्टर आए उनमें उन सब की हाईएस्ट पावर लेनी है। जैसे इसके अंदर आप देख रहे हो तो 2 की पावर 2 है, तो एलसीएम में इसमें आपको 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर सब में एक एक बार है तो एक बार 3 लेना है। 5 की घात 5 जो संख्या है वो भी एक बार, और 7 है वो भी एक बार। तो जब आप इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो जो अपने को आंसर मिलेगा वो एलसीएम बराबर मिलेगा इन सब का गुणा करने पे अपने को 420। तो इस प्रकार आप इनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो ये दूसरा प्रश्न है तो आपको 17 के करने पड़ेंगे गुणनखंड, 23 के भी करने पड़ेंगे, ठीक है, और उसी प्रकार 29 के भी करने पड़ेंगे। तो जब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो 17 23 और 29 है तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसमें किसी भी और संख्या का भाग नहीं जाएगा, सीधा इन्हीं का जाएगा। तो 17 का भाग 17 में एक बार, 23 का भाग 23 में एक बार, और 29 का भाग 29 में एक बार। तो जब आप इनके अभाज्य गुणनखंड लिखोगे तो 17 के जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे वो आप लिख सकते हो 1 और 17, ठीक है। इसी प्रकार 23 के हो जाएंगे 1 और 23, और उसी प्रकार 29 के हो जाएंगे 1 और 29, क्योंकि जिसमें कोई भी अगर कॉमन नहीं है तो देखिए कि एक सब में कॉमन आ रहा है। तो जब इस प्रकार की अभाज्य संख्या होती है तो उनका एचसीएफ हमेशा एक ही होता है, ठीक है। तो एलसीएम जो होगा वो जो उसके गुणनखंड है, जैसे 17 वाली का गुणनखंड 17 है, 23 वाली का 23 है, और 29 वाली का 29 है, तो इन सब को आपको गुणा करना पड़ेगा। और जब आप इन सब का आपस में गुणा करोगे तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 17 इंटू 23 इंटू 29। इन तीनों का गुणा करोगे तो आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा अपना 11,339, ठीक है। तो इस प्रकार आप इनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एलसीएम दिया हुआ है। अगला प्रश्न अपने जो ये दो संख्याएं दी हुई है 306 और 657, इनका एचसीएफ दिया हुआ है 9, एलसीएम ज्ञात करना है। तो जो हमने अभी ज्ञात किया था तो इसका हल लिख सकते हो आप, ज्ञात है दो संख्याओं का
फल किसके बराबर होता है, उसके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर। अब दोनों संख्याएं क्या है, 306 इंटू 657, वो किसके बराबर होगी, एलसीएम इंटू एचसीएफ हमें दिया हुआ है 9, तो जो अपना एलसीएम है वो किसके बराबर आ जाएगा, 306 इंटू 657 है, जो ये 9 इधर गुना के अंदर है बराबर से इस तरफ आते ही अपना भाग में जाएगा। तो जब आप इसका भाग दोगे तो ये अपना हो जाएगा, इसका 9 का भाग 306 में जाएगा 34 बार। ठीक है, और फिर इन 34 और 657 को आप मल्टीप्लाई कर देना तो वो बराबर आ जाएगा एलसीएम। इन दोनों का गुणा करोगे तो आपको ज्ञात होगा 22,338, वो हो गया इसका एलसीएम। इस प्रकार आपको ज्ञात करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। साथियों, इसका जो हल है उसमें आपको अभी जो हमने गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात किया कि किसी भी संख्या की पावर अगर उसका गुणनखंड, जैसे ये बोल रहा है कि 0 पर समाप्त होनी चाहिए, तो आपको पता है 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अंदर उसका एक गुणनखंड 5 या 10 होना चाहिए, तभी वो 0 पर समाप्त होगी। क्योंकि जब कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसमें 5 और 10 का भाग जरूर जाता है, भाजक तक नहीं। तो 6 की घात जो n दिया हुआ है इसको आप कोई भी संख्या मान सकते हो कि n की जगह कोई भी इसका हो सकता है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 है जो भी, लेकिन ये 0 पे समाप्त कब होगी, जब 6 के अंदर 5 उसके फैक्टर के रूप में होना चाहिए। तो जब हमने इसका ज्ञात किया कि 6 को जब हमने उसके गुणनखंड किए तो 6 के जो गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 2 गुणा 3, 6 को इस प्रकार लिख सकते हैं और उसकी पावर n। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें 5 गुणनखंड के रूप में नहीं है, तो यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आप लिख सकते हो कि 6 की घात n में 6 के गुणनखंड सिर्फ 2 और 3 है, अतः n के कोई भी प्राकृत मान पर यह संख्या 0 इकाई अंक पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इसी को आपको गुणनखंड विधि के द्वारा 6 के गुणनखंड लिखने थे, और जब आपने लिखा तो आपको पता चला कि इसमें कोई भी जो 5 या 10 अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 5 ही आएगा, तो 5 इसका गुणनखंड नहीं है, तो ये 0 पे समाप्त नहीं होगी। क्योंकि अगर 0 पे समाप्त होगी तो उसमें 5 का भाग जरूर जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्याख्या कीजिए कि जो ये संख्याएं दी हुई है, ये दोनों भाज्य है। तो भाज्य और अभाज्य संख्याएं जो होती है, अभाज्य संख्याएं वे होती है जिनमें खुद के अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, और भाज्य संख्याएं होती है उनमें 2 या 2 से अधिक उसके गुणनखंड होते हैं। तो जो पहला दिया हुआ है उसको हम हल करेंगे, 7 × 13 गुणा 13 प्लस 13। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसमें 13 हम कॉमन ले सकते हैं, जो अंदर बचेगा वो बचेगा 7 गुणा 13 गुणा ये 13 बाहर चला गया, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो 1, और प्लस 13 ये भी बाहर चला गया कॉमन के रूप में, तो यहाँ पे भी रहेगा 1। तो जब आपने इन सबको हल किया
तो जो अंदर अपना रहेगा वो देखिए, सॉरी, जो अपना ये प्रश्न था मेरे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 13 नहीं था, यहाँ पे साथियों 11 था। ठीक है, तो मैं इसको एक बार करेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे 11 था साथियों, ये इस प्रकार। ठीक है, तो जब हमने इसको 13 को कॉमन लिया तो अंदर जो बचेगा वो ये इस प्रकार बचेगा। तो 13 तो बाहर कॉमन है, 7 गुना 11 गुना 1, तो 11 और 7 हो गए 77 प्लस 1, ये इस प्रकार हो जाएगा 13, और ब्रैकेट के बाहर कॉमन है तो ये गुणा के रूप में हो जाएगा, और 77 और 1 जोड़ के 78। देखिए जो ये अपनी संख्या थी ये पूरी, ये दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गई, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार जो इसका दूसरा है जो दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1 और उसके प्लस में 5, तो यहाँ भी देखिए ये 5 और ये भी 5, तो 5 को फिर से कॉमन ले लिया तो बचेगा 7 इंटू 6 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में बच जाएगा 1। तो जब आप इसको हल करोगे तो यहाँ पे इन सब का गुणा करने पे आपको मिलेगा, जब आप इन सब का पहले गुणा होगा तो जब इन सब का गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 1008 और उसके प्लस में 1 और 5 ना, ये दोनों जुड़ के हो गए 1009। देखिए ये भी जो संख्या है वो दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त हो गई, यह भी भाज्य संख्या है। ठीक है, अंतिम जो अपना प्रश्न है वो साथियों प्रश्न बहुत बड़ा था, लेकिन उसको मैं समझा दूँ। प्रश्न क्या था कि एक जो वृत्ताकार मैदान था उसके अंदर सोनिया है, वो उसके एक चक्कर निकालने के लिए 18 मिनट लगाती है, और उसी प्रकार रवि है वो 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। तो ये बोल रहा है कि उस मैदान पे जब दोनों वहाँ से चक्कर निकालना शुरू किया, जैसे समझिए यहाँ से शुरू किया तो सोनिया 18 मिनट में ऐसे भाग के और पूरा राउंड कंप्लीट करके आ रही है, और रवि है जो 12 मिनट में आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये बोल रहे हैं कि दोनों वापस कब मिलेंगे, कितने समय बाद। ऐसे जब भी प्रश्न आते हैं कि वापस दोनों कब मिलेंगे, तो उनके लिए आपको इन प्रश्नों में इन दोनों का एलसीएम याद करना होता है। जो जो आपको संख्या दी हुई है उनका एलसीएम याद करते ही आपको पता चल जाएगा कि दोनों वापस से कौन सी वह संख्या होगी शुरू करने के बाद जहां दोनों वापस मिलेंगे। तो हमने 12 के भी फैक्टर किए और 18 के भी फैक्टर किए, जैसे आपको एलसीएम निकालने के लिए बताया। इन दोनों का आप एक और विधि है जिसमें आप साथ में निकाल सकते हैं, 12 और 18 का इस प्रकार भी निकाल सकते हो, ये विधि भी सही है। और जैसा पहले मैंने किया तो मैं आपको उसी तरीके से समझाऊंगा, दोनों का अलग अलग निकाल भी सकते हो। जैसे 2 का भाग दिया तो 6 बार, 2 का दिया तो 3 बार, और 3 का दिया तो 1 बार। इसमें 2 का दिया तो 9 बार, 3 का दिया तो 3 बार, और 3 का दिया तो 1 बार। तो जो 12 का फैक्टर है वो हो गए 2 गुना 2 गुना 3, और जो 18 के है वो हो गए 2 गुना 3 गुना 3। देखो इसमें कौन कौन से अंक आ रहे हैं, एक अंक आ रहा है 2 और एक आ रहा है 3। और एलसीएम मैंने अभी आपको बताया जो होता है वो जो भी अंक उसमें आ रहे हैं गुणनफल के रूप में उसकी हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 गुणा 3 की हाईएस्ट पावर भी 2, 2 की हाईएस्ट पावर 2 हो गई 4, 3 की हाईएस्ट पावर 3 की घात 2 हो गया 9, तो 9 इंटू 4 हो गई 36, मतलब 36 मिनट बाद यह दोनों वापस मिलेंगे। तो ये इसका हल हो गया। रवि और जो सोनिया थी वो 36 मिनट के बाद दोनों उसी सेम स्थान पे वापस मिलेंगे। तो यह एक्सरसाइज 1.1 की कक्षा 10 के सभी हल थे। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।